हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियोस। फीडबैक तो अच्छा मिल रहा है फिलहाल आप लोगों का। बचा हुआ थोड़ा लाइटिंग से रिलेटेड कई कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ इसमें डे बाय डे। फिलहाल हम लोग अपने उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिस्कस कर रहे थे और क्लासिफिकेशन का बेस हम लोगों ने लिया था इस बार। क्लासिफिकेशन का बेस हमने लिया था रिपीटिंग यूनिट के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मेरा मतलब है, सपोज ए सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय ए एलिमेंट, सपोज ए सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय ए एलिमेंट्स, देन विच टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क बिटवीन द एलिमेंट्स। आज हम ये देखेंगे कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे। और इनिशियल 2 आयनिक एंड कोवेलेंट सॉलिड्स की हम लोगों ने डिटेल स्टडी की थी। आई थिंक आप लोगों की बातें समझ में आ रही होंगी। लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोले, मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा। फिलहाल आज हम लोग अपना नया टॉपिक लेकर के आए हैं, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड बच्चों, हम कैसे डिस्कस कर रहे थे टॉपिक्स को। हम पहले देख रहे थे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, यानी ये किस चीज से मिलकर बना है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कह रहे थे, पर मोल के लिए वो कितनी है। आफ्टर दैट हम लोग हार्डनेस पे बात कर रहे थे, आफ्टर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पे बात कर रहे थे, और हम लोग बात कर रहे थे कंडक्टिविटी पे। सेम इसी फॉर्मेट पर हम मेटालिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पर डिस्कस करेंगे। तो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं, मेटालिक सॉलिड। तो बेटा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मेटालिक सॉलिड्स के बारे में हम लोग जानते हैं, हमारे आसपास आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारे मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास बहुत सारे मेटालिक सॉलिड होते हैं। आज हमें इन्हीं मेटालिक सॉलिड के बारे में पढ़ना है कि ये किससे मिलकर बनते हैं, उनके बीच में फोर्स कौन सा वर्क करता है, उस फोर्स की वजह से इनकी बाइंडिंग एनर्जी किस रेंज को कवर करती है, और हम ये डिस्कस करेंगे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है। हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी कैसी होती है, और हम डिस्कस करेंगे इनकी हार्डनेस के बारे में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे जो मेटालिक सॉलिड होते हैं वो कंसिस्ट किससे होते हैं, यानी कि इसके अवयव क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसको हिंदी वाले बच्चे पढ़ते हैं अवयव। तो बच्चों मेटालिक सॉलिड के फॉर्मेशन में जो रिपीटिंग यूनिट होती है, मेटालिक सॉलिड के फॉर्मेशन में जो रिपीटिंग यूनिट होती है, जिसका रिपीटेशन किया होता है, वो होता है मेटल कैटायन। मेटल कैटायन। और इस मेटल कैटायंस के लिए हम साइंस में एक वर्ड यूज करते हैं, कर्नेल्स। कर्नेल्स। मेटल कैटायंस के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, कर्नेल्स। मेटल कैटायंस का क्या मतलब है? धातु का धनायन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, सिंपल लैंग्वेज में। सपोज मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक सोडियम है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है। तो दिस इज द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद जो कैटायंस का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड कर्नेल्स। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद जिस आयन का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? कर्नेल्स बोलेंगे। तो हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कर्नेल्स होते हैं। इसका बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूं। अगर बाइनरी में मैं बात करता हूं कि ये मेरा आयरन का पीस है, तो इसके अंदर आयरन या तो Fe+2 फॉर्म में होगा, Fe+3 फॉर्म में होगा, Fe+2 फॉर्म में होगा, Fe+3 फॉर्म में होगा, दोनों में से कोई एक फॉर्म होगा। अगर ये सोडियम है तो सोडियम के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल Na+, होंगे। सिमिलरली कॉपर के अंदर Cu+2 होंगे। फिलहाल बात समझ में आ गई होगी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है
जिस चीज से हमारा सॉलिड बना हो, और मेटेलिक सॉलिड किससे बनता है, मेटेलिक कैटायन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्नेल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि सपोज द सॉलिड इज कंसिस्ट बाय वन टाइप ऑफ आयन लाइक Na+, Na+, Na+. तो यहां पर सेकंड पॉइंट ये आता है कि Na+ एंड Na+ की बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कर्नेल्स एक दूसरे से बाइंड रहते हैं, तो हम जिसको कहते हैं बॉन्डिंग फोर्स। बॉन्डिंग फोर्स हम देखना चाहते हैं कि यहां पर बॉन्डिंग फोर्स कौन सा होता है। तो बच्चों यहां बॉन्डिंग फोर्स होता है मेटेलिक बॉन्ड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे धात्विक बॉन्ड जिसको कहते हैं, या धात्विक आबंध, मेटेलिक बॉन्ड। अब ये धात्विक आबंध बनता कैसे है, क्या होता है धात्विक आबंध, इसको हम समझते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए कि ये मेरे पास कोई मेटेलिक पीस है, तो मेटेलिक पीस है और ये मेरा मेटल का कैटायन है कर्नेल्स, ये मेरे मेटल का सेकंड कैटायन है, ये थर्ड कैटायन है, सिमिलरली 4, सिमिलरली 5, सिमिलरली 6। तो बच्चा ये मेटल कैटायन जब बना है तो मैंने आपसे कहा वैलेंस सेल का रिमूवल हुआ होगा, तो वो वैलेंस सेल कहां, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन कहां है, वो ये है, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन ये है, और ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन हमारे सॉलिड के अंदर ही, हमारे ठोस के अंदर ही डीलोकलाइज्ड फॉर्म में है। डीलोकलाइज्ड का मतलब नॉट प्रेजेंट बिटवीन टू फिक्स एटम, ये दो स्थिर एटम्स के बीच में नहीं होगा, ओवरऑल सॉलिड के अंदर मोशन की स्टेज में होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहेगा, थोड़ी देर पहले यहां होगा, लास्ट में फिर यहां चला जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ये क्लाउड बन रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ये धुंध बन रही है, जो ये बादल सा बन रहा है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये आपका कर्नेल्स है और ये आपका इलेक्ट्रॉन सी है, इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉनों का बादल है और ये कर्नेल्स है। अब ये अपोजिटली चार्ज है, ये भी अपोजिटली चार्ज है, तो ये कर्नेल्स बोलेगा आजा आजा मैं पकड़ लेता हूं तेरे को, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ये कर्नेल्स भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टू कर्नेल्स को बाइंड करने का इनडायरेक्ट काम करेंगे, बिकॉज बाय दिस नेगेटिव चार्ज ये और ये एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं। कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, आपको मालूम है कर्नेल्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण लग रहा है इनके बीच में, यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है इनके बीच में, तो इनडायरेक्टली ये एक दूसरे को भी होल्ड कर रहे हैं, और इसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, धात्विक आबंध बोलते हैं। तो धात्विक आबंध का कंसेप्ट समझिए, Na+ बीच में इलेक्ट्रॉन, Na+ इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, Na+ इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, तो ऑब्वियस है जब दोनों Na+ इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे तो इनडायरेक्टली वो एक दूसरे से भी क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, और इसी बाइंडिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, धात्विक आबंध, मेटेलिक बॉन्ड। बात क्लियर हो गई। यहां पर मैंने मेटल कैटायन लिखा था, मेटल कैटायन। बच्चों इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर हम नेक्स्ट देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, तो बच्चा इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसका रेंज 70 to 1000 किलो जूल पर मोल होता है। 70 से स्टार्ट होकर के 1000 किलो जूल पर मोल तक होता है, यानी कि किसी सॉलिड को ब्रेक डाउन करने में, किसी सॉलिड के 1 मोल को ब्रेक डाउन करने में 70 किलो जूल तक लगती है, और किसी और मेटालिक सॉलिड को ब्रेक डाउन करने में 1000 किलो जूल तक एनर्जी लगती है। ये वेरिएशन क्यों आया है, हम इसी टॉपिक पर आज ही डिस्कस करेंगे। इतनी बात क्लियर आप लोगों के। 70 किलो जूल से भी कोई मेटल ब्रेक हो सकता है, और 1000 किलो जूल पर मोल की सप्लाई से भी ब्रेक हो सकता है। इसका मतलब अलग अलग मेटल्स की हार्डनेस अलग अलग हो सकती है, वो हम अभी बात कर रहे हैं किस बेस पर हम इसको बात करते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं जो कॉमन है सब में, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हम देखेंगे कि ये करंट पास करेंगे कि नहीं करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ध्यान रखिएगा आप लोग। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में फिक्स हो जाते हैं।
यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ये दोनों होल्ड करके रखेंगे। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो दूसरा उसको गेन करके इसको होल्ड करके रखता है। तो ये जो हमने पढ़े हैं इनमें इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में होल्डेड रहते हैं, इसे कहते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो एक जगह पर फिक्स रहेंगे, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन सॉलिड ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं, अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। पर यहां पर अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन मोशन की स्टेज में रहता है और मोशन की स्टेज में रहने की वजह से वो करंट को कैरी कर सकता है। करंट को कैरी करने का क्या मतलब है, सपोज ये मेरा कोई पीस है, मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूं। ये अगर मैं बोलता हूं कि बैटरी से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, बैटरी से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। जैसे ही बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। वही इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंचा, अंदर जो इलेक्ट्रॉन का सी बना था, इलेक्ट्रॉन का धुंध बना था, इलेक्ट्रॉन का बादल बना था, उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का कम्युनिकेशन चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलता रहेगा। और जहां इलेक्ट्रॉन चलते हैं बच्चों, जहां चार्ज चलता है बच्चों, वहां करंट फ्लो होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेटालिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बातें कंफर्म बच्चों, यानी इनसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये करंट को कैरी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इनमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होते हैं और डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करते रहते हैं, मोशन की स्टेज में रहते हैं और करंट को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। बच्चा इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों की, ठीक है। अब इनको आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो आगे का पॉइंट है हार्डनेस से रिलेटेड और मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, उसको समझना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी होगा। एक्चुअली अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो एक मेटल मेरे पास है सोडियम, जिसका मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी पानी के बॉईल होने से पहले ही मेल्ट हो जाएगा। पानी 100 डिग्री पे बॉईल होता है बच्चों, 98 पे मेल्ट हो जा रहा है। और एक मेटल मेरे पास है आयरन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 1530 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 के आसपास है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इन दोनों का वेरिएशन देखिए कितना बड़ा आ रहा है। ये भी मेटालिक सॉलिड है, ये भी मेटालिक सॉलिड है। तो हम नहीं कह सकते कि दे शो हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ये नहीं कह सकते दे शो लो मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज कुछ मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और कुछ मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। बातें कंफर्म हो रही है। अच्छा, हार्डनेस के बारे में बात बताऊं तो सोडियम के बारे में हम लोग जानते हैं कि चाकू से हम काट सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट सॉलिड। जबकि आयरन की बात करें तो आप लोग जानते ही हैं इनसे कितनी बिल्डिंग वगैरह बनती है, आपको मालूम है कि यह हार्ड सॉलिड है। तो ये हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट का जो ये वेरिएशन है बच्चों, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को फील लाना पड़ेगा, अंदर फील लाना पड़ेगा कि हम चीज को समझने जा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चा, हम मेल्टिंग पॉइंट एंड मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें वेरिएशन जो हो रहा है, इनकी हार्डनेस में जो वेरिएशन हो रहा है, इसके लिए हम मेटालिक सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हम बोल देते हैं एल्कलाइन मेटल्स, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, और यहां पर हम बोल देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि ग्रुप 3 to 12। कुछ एल्यूमिनियम वगैरह भी यही निकल करके आ जाएंगे। बच्चा होता क्या है, इस ग्रुप के मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। पहले ग्रुप के जितने एलिमेंट होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। आई मीन दे कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेन कंप्लीटली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब ग्रुप फर्स्ट की बात करूं तो ये एक कर्नेल्स बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कर्नेल्स बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कर्नेल्स बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और जैसे ही ये कर्नेल्स बना देंगे तो आपको मालूम है कि जो कैटायन बनेगा वो पहले से स्टेबल हो जाएगा, उसकी आउटर सेल पूरी फुलफिल हो जाएगी। तो अब वो पड़ोसी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। पड़ोसी के साथ इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाएगा, बिकॉज उसका आउटर सेल पहले से ही फुलफिल है। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करते हैं इनकी,
और कोई एटम ले लेते हैं, सपोज मैं मैग्नीज ले लेता हूं, ये मत समझिए कि मैग्नीज रट के लाया हूं, डी ब्लॉक के अंदर जिंक की फैमिली को छोड़कर अक्सर में ऐसा होता है। तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है वो मिलता है 4s2 3d5, मैंने लास्ट लिखा हुआ है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर भी देता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और कर्नेल्स का फॉर्मेशन कर देता है लाइक दिस Mn+2 Mn+2, उसके बाद भी इनर सेल फुलफिल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली पेयर नहीं हुए हैं, अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़े हुए हैं। चीजें उन्हीं के समझ में आएंगी जिन्होंने फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी मेहनत कर रखी है, बाकी फर्स्ट ईयर की सीरीज भी हम जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा 3d5 का मतलब यहां पे देखिए अभी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, यानी कि आफ्टर लूजिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन ये अभी भी रिएक्टिव मोड में है, बिकॉज इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैग्नीज 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के सेटिस्फाइड हो गए, पड़ोसी पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी पड़ोसी पर इंटरेस्ट ले रहा है, और पड़ोसी पर इंटरेस्ट लेने के बाद ये क्या कर रहे हैं, डी ओवरलैपिंग करके एक कोवलेंट बॉन्ड की टेंडेंसी भी गेन कर ले रहे हैं। यानी यहां पर क्या होगा, कर्नेल्स इलेक्ट्रॉन कर्नेल्स इलेक्ट्रॉन कर्नेल्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होगा। यहां कर्नेल्स इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, एज वेल एज डी ओवरलैपिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड भी होगा। अब यहां पर क्या हो गया, कोवलेंट एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां केवल धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण है, यहां धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो आकर्षण है ही है, धनायन का धनायन के साथ डी ओवरलैपिंग के साथ भी एक आकर्षण है, तो वो आकर्षण इसको स्टैबलिश कर रहा है, और स्टैबलिश करने की वजह से पैकिंग मजबूत हो जा रही है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, हार्ड हो गए, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, हार्ड नहीं। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं, इनमें मेटल आयन एज ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जॉब करते हैं, जिनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड काम करता है। इनका जो बाइंडिंग एनर्जी का रेंज होता है वो 70 से 1000 किलो जूल पर मोल होता है। इसको रटना कोई खास जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो हमने बात करी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में रख दिया जाए इनको। इसके बाद हम लोगों ने हार्ड की बात करी, तो हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। और हम लोगों ने एक पॉइंट और लेकर के आए थे, क्या, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट काफी कम भी हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा भी हो सकता है। तो बेटा आप लोगों की बातें समझ में आ गई होंगी। लास्ट के 2 पॉइंट आप जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में आपको बता चुका हूं, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 98 और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। कंफर्म बच्चों? तो इसके एग्जांपल हम लोगों ने देख ली। हम लास्ट सॉलिड के ऊपर आते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो वही फॉर्मेट रहेगा फिर से, किस चीज से बना है, कौन सा फोर्स जॉब कर रहा है, कैसा है वो फोर्स, हार्डनेस कैसी होगी, करंट को कैरी करेंगे कि नहीं करेंगे, वही फॉर्मेट लेकर के हम यहां पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं सीपी क्या है। सीपी का मतलब अवयव, समझ गए होंगे आप लोग, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड को बनाने में जो चीज रिपीट करती है वो होती है मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं अणु हिंदी में। और नोबल गैस। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को बनाने में अणु भाग लेते हैं और नोबल गैस भाग लेती है, जिसको अक्रिय गैस कहते हैं बच्चे। तो अब हम चलते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइटिंग पे मत जाइएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे हम इनको फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल और नोबल गैस एलिमेंट। बिटवीन द मॉलिक्यूल, नॉट बिटवीन द एटम, बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो यहां पर जो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिवाइड किया है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अध्रुवीय आणविक ठोस, बहुत छोटा है, आप लिख लीजिएगा प्लीज। दूसरा हम लोगों ने लिखा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। हिंदी में बोले तो
ध्रुवीय आणविक ठोस। और लास्ट हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हाइड्रोजन आबंध वाले आणविक ठोस। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंध वाले। बच्चों होता क्या है बच्चों, देखिए हम लोग बात करते हैं I2 जो रूम के टेम्परेचर पर सॉलिड है, हम बात करते हैं Br2 जो रूम के टेम्परेचर पर तो लिक्विड है, बट एट -7 डिग्री सेंटीग्रेड ये सॉलिड है। क्लियर? इसके अलावा CH4 को अगर हम बहुत ज्यादा ठंडा करें तो ये भी कभी ना कभी सॉलिड बनेगा। फिलहाल तो रूम के टेम्परेचर पर गैस है, पर हम सॉलिड समझ के करेंगे, हम चैप्टर सॉलिड पढ़ रहे हैं, यानी हम बिलो द रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो बच्चा I2 के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, Br2 का Br2 के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, CH4 का CH4 के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं डिस्पर्शन फोर्स, विच इज ए टाइप ऑफ वंडर वॉल फोर्स। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर 5th चैप्टर के अंदर इनको पढ़ा था, स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट वंडर वॉल इक्वेशंस जिसमें हुआ करती थी। तो मैं आपसे कह रहा था कि नॉन पोलर सॉलिड्स के अंदर कौन कौन से आ गए, I2 आ गया रूम के टेम्परेचर पर, डायरेक्ट सब्लिमेशन, गर्म करेंगे लिक्विड नहीं बनेगा, सीधे गैस बन के उड़ जाएगा, ये प्रॉपर्टी है इसकी। Br2 रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड है, बट -7 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये गैस सॉलिड बन जाता है। CH4 को बहुत नीचे ले जाना पड़ेगा तब जाकर के वो सॉलिड बनेगा। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, डिस्पर्सन फोर्स है। और जिन जिन में डिस्पर्सन फोर्स होता है वो सब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। डिस्पर्शन फोर्स बड़ा लूज फोर्स है, और जब ये बहुत लूज फोर्स है तो ऑब्वियस है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ये सॉफ्ट होंगे। मेल्टिंग पॉइंट कब होगा, सॉफ्ट कम होंगे, बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होगी। ये समझ लीजिए कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बाइंडिंग एनर्जी का रेंज है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 0.05 से 40 किलो जूल पर मोल, यानी 0.05 किलो जूल एनर्जी से भी ब्रेक हो सकता है, और 40 पे मैक्सिमम। और हम लोगों ने इस पर देखा था, तो यहां तो आपको देखा था कि हर किसी का काफी ऊंचा जा रहा था, 400 से 4000, पीछे के वीडियोस में देखिए आप लोग। इसका आज देखा था 70 से 1000, इसमें तो लास्ट 40 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम कहीं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट को इनसे कंपेयर करें तो इनके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है वो इनके रिस्पेक्ट में काफी कम रहेगी, और आपस में कंपेयर करें तो इनकी बहुत कम होगी, बिकॉज इनमें कौन सा फोर्स है, डिस्पर्शन फोर्स, जो काफी वीक फोर्स होता है। बेटा कंफर्म हो गया ना? तो डिस्पर्शन फोर्स मिलेगा और लेस मेल्टिंग पॉइंट होगा, बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होगी, करंट को कैरी नहीं करेंगे। हम इस पर चलते हैं पोलर के अंदर। पोलर में एग्जांपल लेकर के आते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ड्राई आइस जिसको हम कहते हैं। यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। ऐसा ही जब पड़ोसी CO2 इसके पास आएगा तो वो भी ऐसे चार्ज रखेगा, तो उसका पॉजिटिव मेरे नेगेटिव से, मेरा नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। डाइपोल। अच्छा, मैं एक बात तो आपको बतानी भूल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड रूम के टेम्परेचर पर क्या है, गैस, बट एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये सॉलिड बन जाती है। -78, आप समझ लीजिए -78 पर हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो फिलहाल के लिए इनमें कौन सा फोर्स वर्क करता है, डाइपोल अट्रैक्शन। और डाइपोल की स्ट्रेंथ थोड़ी सी डिस्पर्शन फोर्स से ज्यादा होती है, इसी वजह से हम कहते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होता है, इनकी हार्डनेस इनसे ज्यादा होती है, और एक्चुअल में बहुत कम होती है। कंफर्म हो रहा बच्चों यहां तक? करंट को ये भी कैरी नहीं करेंगे, और रेंज जो आपका बाइंडिंग एनर्जी का है वो ओवरऑल लिखा जाएगा 0.05 to 40 किलो जूल पर मोल। ये डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, हालांकि नहीं होगा, जब नरेश सर कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स की। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स में कौन से सॉलिड आते हैं, व्हेन हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कनेक्टेड विद फ्लोरीन।
तो जब ये चीजें आ जाती हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इन सब में क्या आ जाता है निगेटिव चार्ज, और मॉलिक्यूल एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मेशन फॉर्म करने का नेचर रखता है, जिसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां मिलता है, जहां NH होता है, जहां OH होता है, जहां FH होता है। अब सपोज करो ये मेरा HF है, लीनियर मॉलिक्यूल है, पड़ोस में एक HF और है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा वो डाइपोल डाइपोल की तरह ही होगा, पर डाइपोल डाइपोल से थोड़ा और स्ट्रांग होगा, और इसी को हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट इनसे थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, हार्डनेस इनसे थोड़ी ज्यादा आ जाएगी, समझ गए ना बच्चा आप लोग। और बाइंडिंग एनर्जी का मैंने आपको रेंज बता दिया। ओवरऑल तीनों के लिए हम लिखेंगे 0.052 40 किलो जूल पर मोल। करंट को कोई भी कैरी नहीं करेगा। एग्जांपल्स बहुत सारे बेटा हम लोगों ने, सल्फर हमारे पास S8 फॉर्म में है, P4 है हमारे पास, ये सब किसके अंदर आएंगे, नॉन पोलर के अंदर। पहचानना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसमें 10-12 ऐसे ही ऑप्शन दिए, बोले बताओ भैया कौन से वाले हैं, तो आप लोगों को मैं बोलता हूं Cl2Br2 I2O2 N2F2, Cl2Br2 I2 N2O2, जहां पे भी एक जैसे एलिमेंट रिपीट कर रहा हूं, P4 S8, ये सब नॉन पोलर होते हैं। इसके अलावा ऑल हाइड्रोकार्बन्स, तो वो यहां आ गए। पोलर में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, चार्जेस देखने को मिलेंगे। SO2 पोलर में S और O के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का गैप है, CO2 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का गैप है, तो वो इसमें आ जाएंगे। और इनको पहचाना बहुत आसान है, NH OH FH, और जहां पर NH OH FH वहां पर कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर बच्चों। तो फिलहाल हम लोगों ने ये 4 के 4 सॉलिड्स की डिटेल स्टडी कर लिया। अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम इन 4 के 4 सॉलिड्स को एक चार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं, और वहीं पर हम वीडियो को ला। हाँ तो बच्चों, जो 4 टाइप के सॉलिड्स हम 1 बाय 1 स्टडी कर रहे थे, उसको हमने एक पूरे चार्ट में कवर किया हुआ है। इस चार्ट को आप लोग जरूर रेडी कर लें, नोट्स बनाने का ये शॉर्ट तरीका है। हम कैसे पढ़ रहे हैं बेटा चार्ट को, यहां पर हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं, यहां पर हम लोग सॉलिड का नेम देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा है, आयनिक सॉलिड के अंदर, कोवेलेंट के अंदर, मेटालिक के अंदर, मॉलिक्यूलर्स के अंदर। सिमिलरली हम यहां बात करेंगे बॉन्डिंग कौन सी है, आयनिक के अंदर, कोवेलेंट के अंदर, मेटालिक के अंदर, मॉलिक्यूलर्स के अंदर। क्लियर बेटा। तो सबसे पहले हम लोग आयनिक सॉलिड की बात करते हैं। आयनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैटायन एनायन होता है। इसको आपको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत करता है इनके बीच में, और बाइंडिंग एनर्जी काफी स्ट्रांग रहती है, आपको मालूम होना चाहिए। बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से हार्ड होते हैं ये, और मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। करंट पास नहीं होगा बिकॉज आयन माइग्रेट नहीं कर सकते। एग्जांपल ये है, एनसीईआरटी एग्जांपल जरूर पढ़ने हैं आप लोगों ने प्लीज। हाँ, एनसीईआरटी एग्जांपल को घोट के जाइए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 20 मार्क्स है आप लोगों के सिलेबस में पिछले साल से सीबीएसई ने ऐड किए 1 मार्क्स के, उसमें वो आपको एग्जांपल दे सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोवेलेंट सॉलिड, और वो देगा एनसीईआरटी से ही। तो 1 मार्क्स की बहुत कीमत होती है। एक बार मेरा स्टूडेंट 99 मार्क्स पर आके रुका हुआ है, तो मुझे 100 मार्क्स चाहिए, वो 1 मार्क्स की कीमत उस दिन समझ में आएगी प्लीज। तो कोवेलेंट जो होता है उसका सीपी होता है एटम, और कोवेलेंट का बॉन्डिंग फोर्स जो होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन रिपीटिंग यूनिट। एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी ये है। अच्छा, इसके बारे में हम लोगों को मालूम है हार्ड और सॉफ्ट दोनों हो सकते हैं। हार्ड कौन होंगे, 3D होंगे। सॉफ्ट कौन होंगे बेटा, तो 2D होंगे। रीजन क्या था, सॉफ्ट में लेयर वंडरवॉल से कनेक्ट थी, वंडरवॉल से, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हार्ट का एग्जांपल डायमंड है, और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा 3550 डिग्री सेंटीग्रेड। डाटा है, याद रखेंगे तो आपके काम आएगा, बाकी कुछ ऐसा नहीं, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। अच्छा, करंट जरूर, करंट पास नहीं होगा इनसे, कोवेलेंट है, इंसुलेटर है। इसका एग्जांपल ग्रेफाइट है, और इसका बेसिक रीजन हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है कार्बन का, sp2 हाइब्रिड होता है ये, और वो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में क्या करता है, डिलोकलाइज रहता है। सिमिलर वे से आप आगे भी पढ़ेंगे इनको, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। एग्जाम्पल्स आप इसमें से एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन करके अच्छे से याद कीजिएगा। तो बच्चों ये 4 जो हमारे सॉलिड्स हैं कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेके आने वाले हैं। आप लोग प्लीज मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को प्रमोट कीजिए, और थैंक यू सो मच, और लॉकडाउन का सही यूज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।